हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अक्षय कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ना फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक ये भी चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। सो गाइस, अगर हम लोग ध्यान दिया जाए तो ऑलमोस्ट फिजिक्स का जो मेन रचयिता जो है, क्रिएटर जो है, यही लॉज ऑफ मोशन ही है। और अगर लॉज ऑफ मोशन का बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसको कौन डेवलप किया या फिर ये कौन डिस्कवर किया था लॉज को? न्यूटन। ओके, तो न्यूटन हम लोग का ये लॉज को डिस्कवर किया। तो वो कितना टाइप का लॉज को डिस्कवर किया अगर देखा जाए तो बेसिकली वो 3 टाइप का लॉज को डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। ये 3 लॉ वो लाया था। ठीक है, क्लियर है ना? फर्स्ट लॉ से जो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट जो जानेंगे वो कॉन्सेप्ट रहेगा इनर्शिया का। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं गाइस, तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बोल रहा हूँ, गिव रीजंस क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग को ये वाला फर्स्ट लॉ को जानना होगा। ठीक है, गिव रीजन टाइप। वैसे ही अगर जाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये सब के बारे में जाएंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानेंगे मोमेंटम के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। ठीक है, इससे भी हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्यों फुटबॉलर और या फिर क्रिकेटर कैच जो बॉल पकड़ते हैं उसके लिए हाथ क्यों पीछे खींचता है, ये सारा हम लोग सेकंड लॉ से कॉन्सेप्ट में जानेंगे। थर्ड लॉ के बारे में अगर बात किया जाए तो थर्ड लॉ से हम लोग एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में जानेंगे। क्लियर है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको एकदम सीक्वेंस ऑर्डर से ही अगर हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो, अगर जब ये वाला चीज हम लोग पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है या फोर्स से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो अगर हम लोग पहला डेफिनेशन के लिए अगर जाएं कि फोर्स क्या होता है, ऑफकोर्स मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखाने वाला हूं लेकिन लिखाऊंगा। सो अगर मैं बात करें फोर्स क्या होता है गाइस, तो किसी को कुछ आइडिया है फोर्स के बारे में? ऑफकोर्स कोई आइडिया होगा ही सबके बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत बचपन से ही जानते हैं पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स ना। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सो पुश और पुल का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स होता है। लेकिन यही जो है अभी जो प्रेजेंट जो हम लोग डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का, वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? बेसिक पुश और पुल तो आने वाला है लेकिन थोड़ा सा चेंज जाएगा। फोर्स को समझने के लिए अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं ये वाला, ये पेन को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब ये पेन पे अगर हम मान लो ये दोनों साइड से, दोनों हाथ साइड से हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। सपोज मान लो हम इसको पेन को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा रहे हैं, तो जब हम इसको दबाएंगे तो ये मेरा पेन जो है वो अपना साइज को रिड्यूस करेगा, या फिर हम इसको खींचेंगे दोनों तरफ तो ये अपना साइज को एक्सपैंड करेगा। तो अगर साइज को ये रिड्यूस या एक्सपैंड कर रहा तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक इफेक्ट ला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मतलब हम लोग तो फिजिकली इसको जब टच कर रहे हैं तो ये एक इफेक्ट ला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसका बॉडी में साइज और शेप में चेंजेस हो रहा है। क्लियर है? फिर से एक बार बोलता हूं कि जैसे हम इसको दोनों तरफ से दबा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि अपना साइज में चेंजेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स ये पेन तो बड़ी फालतू से एग्जांपल लिए हम लोग, क्योंकि ये ना ही दब रहा ना ही इसका साइज चेंज हो रहा है। लेकिन इसके जगह पे अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लो कोई पेन यहाँ पे है, कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा, देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे तार है एक तो देखो, ये तार को अगर लेके आया जाए तो ये तार के अगर हम दोनों तरफ फोर्स लगा दे तो दिख रहा है इसका साइज चेंज हो रहा है, ये टेढ़ा हो जा रहा है। क्लियर है? सो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स, मतलब अगर हम लोग ये करें, फोर्स को अगर लगाएं दोनों साइड से, तो उसके कारण क्या होता है, जो बॉडी है उसका साइज और शेप चेंज होता है। तो उसी साइज और शेप को जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। तो अगर इसका डेफिनेशन को अगर लिखा जाए कि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अ फोर्स इज अ फिजिकल cause which changes or tends to change size or shape of the body. It also
changes the state of rest or motion of the body। बात समझ में आएगा इस क्या बोले कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इज द फिजिकल कॉज जो कि चेंज करता है, जो कि चेंज या टेंड्स टू चेंज द साइज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी और ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मान लो ये जैसे पेन अभी मोशंस में है, तो ये मोशन में है तो हम यहाँ पे आराम से एक फोर्स लगा के इसको रोक सकते हैं ना, इसको ऐसे करके रोक दिए ना, तो ये भी है मोशंस को स्टॉप या रेस्ट पोजीशन में ला सकता है। या फिर अगर ये रेस्ट पोजीशन पे तो हम पीछे से आके ऐसे करके मारे तो ये मोशन पे चला गया। सो यही होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, ये एक फिजिकल कॉज है जिसको हम जैसे यहाँ पे टच करे तो एक फिजिकली टच हो रहा है, तो इट इज अ फिजिकल कॉज जो कि विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। अगर ये बॉडी इलास्टिक बॉडी रहता है तो अगर हम इसे मारते तो ये क्या हो जाता है, अपना साइज और शेप को चेंज कर लेता है। जैसे कि हम लोग एक रबर पेंसिल इरेजर का अगर बात करें तो इरेजर को जब हम लोग दबाते हैं दोनों साइड से तो क्या होता है, अपना थोड़ा सा मुंह चेंज कर लेता है, वो दिखता है ना। वैसे ही अगर हम लोग इसका बात करें कि एक सोचिए बिस्किट ही लेते हैं, बिस्किट को दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो टूट जाता है ना, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है ना। सिंपल बात है, तो सिंपल लॉजिक लेंगे तो फोर्स क्या है, ये एक फिजिकल कॉज है जो कि चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है गाइस? सो इसके हिसाब से आते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। अगर फर्स्ट लॉ को अगर हम लोग डिटरमाइन करें तो फर्स्ट लॉ हम लोग क्या बताता है कि देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोग को स्टेट करता है ना कि अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन और रिमेन इन द स्टेट of rest until and unless an external force is applied on it। कहने का मतलब है फर्स्ट हम लोग क्या डिटरमाइन करता है, इसको डेफिनेशन को भी भूल जाओ। डिटरमाइन क्या करता है कि एक तो पेन यहाँ पे रख दे, अब इसको ऐसे छोड़ दिए, ये कब तक ऐसी रहेगा, जब तक तुम इसको चाहो ऐसा का ऐसी रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे। ठीक है, सो अगर एक तो बॉडी है, अब ये बॉडी अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रह जाएगा, अगर ये मोशन पे है तो ये मोशन मतलब अगर घूम रहा तो घूमता है तो घूमते ही रह जाएगा। अगर वैक्यूम पे कोई बॉडी को जाके छोड़ते, वैक्यूम का मतलब क्या होता है गाइस कि देखो जहां पे कहीं एयर नहीं रहता, जो जगह से हम सारा एयर को निकाल दे तो वो प्लेस को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। अब वहां पे अगर एयर अगर निकाल दिया जाए तो वहां पे अगर कोई सा भी बॉडी को अगर मोशन में छोड़ देंगे ना, मतलब कि उसको घूमने या कुछ भी चीज को हल्का सा मार के मूवमेंट में छोड़ दिए तो वो मूव करता चला जाएगा, रुकिएगा नहीं। समझ में आया? तो वो होता है वैक्यूम ना। सो अभी हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था कि ये जो पेन है, अभी इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ दिए तो 10 साल 20 साल 50 साल तक ये ऐसी कैसी रहेगा। कब तक ये ऐसे रहेगा? जब तक ले यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जब तक ले एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी अपना ये पोजीशन से ये पोजीशन कभी नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है गाइस? सो यही था न्यूटन का पहला लॉ कि अगर कोई एक बॉडी है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, तब तक ले अनटिल एंड अनलेस जब तक ले उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हम लोग। क्लियर है गाइस? तो यही था न्यूटन का पहला लॉ। तो इसमें एक तो बात यहाँ पे बोला है कि रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन और रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये दो पॉइंट जो था, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ मोशन और इन द रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये डिटरमाइन करता है तुम्हारा इनर्शिया को। ये एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होता है एक मास का। तो हम लोग इसका ऐसा लिख सकते हैं, इट is the property of mass by virtue due to which the body
remain in the state of rest or in the state of motion। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है, किसका? मास का प्रॉपर्टी है, जिससे जो बॉडी है वो आइदर रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रह जाएगा, और अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे ही रह जाएगा। ठीक है? और ये प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा मास का प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? अब सोचो, अगर इनर्शिया को ऐसे तुम लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो इनर्शिया को समझाने के लिए ऑप्शन देता हूँ। सोचो पेन को यहाँ पे रख दिया और हम यहाँ से नीचे से फूक मार रहे, तो फूकने के कारण सोचो कि ये थोड़ा सा हिल जा रहा। अब एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, बड़ा सा पत्थर रख दिया, उसमें फूक रहे, पूरा धक्का दे रहे, तो वो नहीं हट रहा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या है कि अगर बड़ी हल्का सा चीज होगा तो उसका इनर्शिया, उसका मास बहुत कम होगा, तो इसीलिए उसका इनर्शिया भी बहुत कम होगा। अगर कोई बहुत भारी सा चीज रहेगा, तो बहुत भारी सा अगर चीज है तो उसका मास बहुत ज्यादा रहेगा, तो अगर मास बहुत ज्यादा रहेगा तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा रहेगा। और वो इनर्शिया के कारण कोई सा भी अगर मास को अगर तुम समझेगा, अगर समझेगा या समझेगी जो भी, अगर कोई सा भी इनर्शिया को मतलब कोई सा भी बड़ा सा मास को अगर तुम लोग ले लो, अब उसको हटाने के लिए अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा। कब तक रह सकता है? जब तक ले उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब ये हम लोग वापस आ गए तुम्हारा न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो उसको हटाने के लिए मेरे को एक्सटर्नल फोर्स देना होगा ना। एक्सटर्नल फोर्स देने के लिए जो हम लोग ये लगाते हैं, जो ताकत एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग कितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिटरमाइन करेगा हम लोग कौन? इनर्शिया। कैसे? अगर बहुत बहुत हल्का सा बॉडी है, मान लो एक पत्ता है, तो उसमें हम लोग बहुत थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो ये हो जाएगा, अपना प्लेस चेंज कर देगा। लेकिन अगर हम लोग वही अगर एक तो बहुत बड़ा सा मास है, मान लो बहुत बड़ा सा मास है, मतलब कि तुम्हारा पहाड़ ही लेते हैं, तो पहाड़ को हम लोग हटा सकते हैं क्या? नहीं ना, वो बजरंग बली के ही हाथ का दम कमाता है। क्लियर है गाइस? तो मतलब समझने का बात यह है कि ग्रेटर मास इक्वल्स टू ग्रेटर इनर्शिया। क्लियर है? जिसका जितना ज्यादा मास रहेगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा। क्लियर है गाइस? तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एक एलिफेंट का मास लेते, एक एलिफेंट ले लेते हैं और एक रैबिट ले लेते हैं। दोनों में सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका रहेगा? ऑफ कोर्स एलिफेंट का रहेगा, रैबिट का कम रहेगा, क्योंकि एलिफेंट का मास ज्यादा है और रैबिट का मास कम है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। ना सो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या है, इनर्शिया कितना टाइप से होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितना टाइप का इनर्शिया होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, समझते हैं इसको? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो इसका मतलब क्या होता है। तो पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लिखेंगे नहीं इसके बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? सपोज मान लो कि अगर एक बॉडी है रेस्ट पोजीशन पे रेस्ट कर रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सडनली क्या होता है कि हम लोग उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग का बाहर में मैट ले लेते हैं यार, पूछने वाले को लोग क्या बोलते हैं, सपोज मान लो हम लोग का एक तो कारपेट है, ठीक है। कारपेट जिसमें हम लोग पैर पोछते हैं वो वाला कारपेट, ठीक है। अब वो कारपेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं, ठीक। जब डंडा से मारते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, कारपेट हम लोग का आगे चला जाता है और धूल निकलता है उसमें से। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कारपेट पे मारते हैं तो कारपेट चल जाता है, कारपेट अचानक से मोशन पे आ जाता है। लेकिन जो उसके अंदर में जो मासेस, जो मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स का जो मास है, देखो यहाँ पे डायग्राम वाइज में तुमको समझाता हूँ कि सोचो कि ये कारपेट है, अभी कारपेट में बहुत सारा ये डस्ट पार्टिकल्स है,
ठीक, जैसे कारपेट को मारा गया तो कारपेट अपना पोजीशन चेंज करके इधर हो गया और जो डस्ट पार्टिकल जो था वो यहीं रह गया। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि कारपेट हम लोग का मोशन पे आ जाता है, ये मोशन पे चला जाता है और डस्ट पार्टिकल वही जगह पर रेस्ट पोजीशन पर रहता है, इसीलिए डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाता है और ऐसे ही हम लोग साफ करते हैं। तो ये हम लोग को जो डस्ट पार्टिकल जो है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। क्लियर है गाइस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स है। हम लोग इसका क्वेश्चन अगर हम लोग इस टाइप से पूछा जाए कि व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्ट्रिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट फॉलिंग आउट, तो क्या रीजन है? तो रीजन क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि द कारपेट व्हेन बीटन by the stick the carpet comes into the motion whereas the dust particles, गाइस देखो तुम लोग थोड़ा वीडियो को स्पीड करा सकते हो, स्पीड करके देख सकते हो 1.2 1.4 किसी में भी। वेयर द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है? तो कारपेट जो है वो जब बीट होता है स्टिक से तो वो तुम्हारा मोशन पे आ जाता है, जबकि डस्ट पार्टिकल जो है वो रिमेन रहता है तुम्हारा क्या इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसके कारण क्या होता है द डस्ट पार्टिकल्स फॉल्स ऑफ, द डस्ट पार्टिकल्स फॉल्स डाउन। क्लियर है? समझ में आया? वैसे ही कुछ कुछ और भी रीजंस है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पूछा जाए कि जब हम लोग पेड़ को जब हम लोग शेक करते हैं, तो जैसे कि बेसिकली हम लोग ये किस में करते हैं, नारियल का पेड़ में नहीं, अमरूद का पेड़, आम का पेड़ में भी अगर हम लोग करें, अगर मान लो आम का पेड़ बड़ी छोटा सा है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं शेक करते हैं। तो जब शेक करते हैं तो आम जो उसमें लटका हुआ है इस टाइप से करके आम जो लटका हुआ, यहाँ पे ध्यान दो डायग्राम में कि अगर यहाँ पे, हाँ ये आम ऐसे करके लटका हुआ है, तो जब हम लोग इसको ये कर रहे तो ये आम जो है वो मोशन पे आ जाएगा, कभी वो इधर तुमको दिख रहा है, कभी तुमको वो इधर दिख रहा है, कभी तुमको वो इधर दिख रहा है। अब ये दोनों पोजीशन होने के कारण क्या होता है ना, आम इधर से उधर इधर से उधर हिल रहा, तो हिलने का ये जो आम है ये तो रेस्ट का रेस्ट ही पे है, लेकिन ये जो डंगाली जो है ये डंगाली तुम्हारा हिल रहा है, वो इन द स्टेट ऑफ मोशन पे है। ठीक है, वो इन द स्टेट ऑफ मोशन पे, लेकिन ये वाला जो आम है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये वाला जो जो बीच का जो स्ट्रिप या जो बोल सकते हैं डंटी जो है वो टूट जाता है और ये आम हम लोग को नीचे गिरते हुए मिल जाता है। क्लियर है भाई गाइस, समझ में आ रहा है ना? अगर देखो दूसरा वाला केस में एक और एग्जांपल लिया गया है कि अगर मान लो एक तो ग्लास लिए, ग्लास के ऊपर में हम लोग ताश का पत्ता रख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग कॉइन डाल देते हैं। तो जैसे हम ताश का पत्ता कैसे खींचेंगे तो क्या होना चाहिए कि ताश का पत्ता के साथ में जो कॉइन ऊपर में है वो कॉइन हम लोग के साथ इधर आ जाना चाहिए और इधर जहां हम ताश का पत्ता गिरा है वहां गिरना चाहिए कॉइन, लेकिन कॉइन वहां नहीं गिरता। जैसे ही हम लोग ताश का पत्ता को खींचते हैं तो ये कॉइन जो है वो नीचे पानी गिलास के अंदर में चला जाता है। तो ये हम लोग को क्या इंडिकेट करता है, ये हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि जो कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, इसीलिए वो क्या हो गया नीचे की ओर ग्लास में जाके गिरा, ना कि ग्लास के बाहर गिरा। क्या ये बात समझ में आ रहा गाइस? क्लियर है? चलो, सो ये ला था तुम्हारा एक एग्जांपल। देखो हम यहाँ पे तो बुक का डायग्राम भी तुम लोग को लाकर दिखाते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम है इसमें, अगर देखो जैसे यहाँ पे कॉइन को रखा गया है, अब ये कॉइन के ऊपर में ताश का पत्ता के ऊपर में कॉइन रखा है। अब इसको जैसे हम लोग ये करते हैं ताश का पत्ता को मारते हैं तो ताश का पत्ता जो है वो बाहर चला जाता है, लेकिन कॉइन जो है वो पानी के अंदर में गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या बताता है कि कार्ड जो है वो मोशन में आ जाता है, बल्कि जो कॉइन है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट पे ही रहता है, जिसके कारण वो इधर गिरता है। तो ये था तुम्हारा कुछ कुछ एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर में। अगर इनर्शिया ऑफ मोशंस के बारे में अगर बात करें तो मोशंस के ऊपर में बहुत सारा है। जैसे देखो सबसे पहला है कि एक साइकिलिस्ट जो है, a cyclist rides along a level
रोड डज नॉट कम्स टू द रेस्ट इमिडिएटली आफ्टर ही स्टॉप पैडलिंग। कहने का मतलब है कि जो साइकिलिस्ट है वो पैडल मारना अचानक से बंद कर देता है। तो जैसे ही वो पैडल मारना बंद कर देता है तो सडनली वो ब्रेक मतलब क्या बोलते हैं, सडनली रेस्ट पोजीशन पे नहीं आता है। क्लियर है ना। हम लोग भी जानते हैं भाई, कॉमन सा बात है कि जब हम लोग को साइकिल चलाना होता है तो हम लोग पैडल पे पैर रखते हैं, जैसे पैडल को थोड़ा सा घुमाते हैं तो वो पैडल हम लोग को साइकिल हम लोग का आगे बढ़ने लगता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिट्स पैडल। बट जैसे ही हम लोग करते हैं सडनली ये करते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही पैडल मारना बंद कर देते तो हम लोग वहां पे जाके नहीं रुक जाते, सडनली रुक नहीं जाता, हम लोग थोड़ा दूर जाने के बाद रुकते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी है या जो साइकिल है वो इनर्शिया ऑफ किस में है, इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो उसके कारण हम लोग का जो बॉडी है वो या फिर साइकिल जो है वो कुछ दूर जाने के बाद रुकता है। क्लियर है। वैसे एक तो बड़ा सा पत्थर ले लेते हैं, ठीक। अब बड़ा सा पत्थर को हम लोग रोटेट कर दिए, रोटेट जब तक हम लोग धक्का दे रहे हैं बड़ा वाला पत्थर को वो रोटेट हो रहा है। जैसे हम लोग धक्का देना बंद कर दिए वो रुकता नहीं है, थोड़ा दूर जाके रुकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा दूर जो जाके रुक रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बड़ा सा पत्थर है वो इनर्शिया ऑफ किसमें है, मोशन में। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन को। अब तुम लोग ये कर सकते हैं। तो दो बड़ी फेमस क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग देखेंगे, डील करेंगे। वो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि जब गाड़ी स्टार्ट होता है तब हम लोग किधर गिरते हैं भाई, बैकवर्ड की तरफ गिरते हैं। और जब गाड़ी से रुक जाता है, स्टॉप होता है, तो उस केस में जो पैसेंजर है वो फॉरवर्ड की तरफ में गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। देखो मेन यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें, जो कि मेरा बहुत खराब सा डायग्राम है, समझ लेना गाइस कि हम बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये आदमी है और ये ट्रेन में बैठा है, ये हो गया तुम्हारा फ्लोर ऑफ द बस। ये क्या हो गया, फ्लोर ऑफ द बस, ट्रेन जो बोलो। और ये आदमी का हाथ थोड़ा दे देते हम लोग, ठीक। ये पैर है ना, आदमी का ये पैर है ना। अब क्या होता है कि जैसी गाड़ी जब स्टार्ट होता है, जैसे ये स्टार्ट पोजीशन पे हुआ, तो हम लोग का ये जो पैर जो दिख रहा है वो किसके साथ में कनेक्टेड है, बस का फ्लोर के साथ में। तो बस का फ्लोर जब मोशन पे आता है, तो हम लोग का पैर भी उसके साथ साथ मोशन पे आ जाता है। बट लेकिन हम लोग का अपर पार्ट क्या फ्लोर से टच पे है क्या, नहीं ना। तो हम लोग का अपर पार्ट जो है, ये ला जो अपर पार्ट है, ये इनर्शिया ऑफ किस में चल जाता है, रेस्ट में। किसमें चल जाता है, आईआर लिख रहे हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम आईआर करके लिख रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे चल जाता है। जबकि ये जो नीचे वाला जो है ये आईएम में चल जाता है, आईएम मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन में, ठीक है। सो ये इनर्शिया ऑफ मोशन में रहता है और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहता है। ये क्यों मूव करता है, तो हम लोग का पैर जो है वो फ्लोर को टच करता रहता है, हम लोग पैर जमीन पे ही रखते हैं। इसलिए तुम लोग गौर किया होगा कहीं पर कि ऊपर का रखा हुआ सामान जो कि फ्लोर से टच पे नहीं है, सडनली स्टार्ट होता है गाड़ी तो फेंका जाता है। क्लियर है। जैसे कि हम लोग झोला वोला रख दिए साइड में, वैसे करके टांग वोंग के, अच्छा टांग के भी वैसा टांग के रखना। अच्छा झोला को छोड़ो, वो बस को पकड़ने के लिए ऊपर में हैंडल नहीं देते, एक तो पकड़ने वाला इस टाइप का ये ऊपर में सीलिंग के साथ में ऐसे करके अटैच रहता है, हम लोग इसको पकड़ते हैं। ये जैसे ही स्टार्ट होता है ना, ये पूरा पीछे एकदम ऊपर जाके ऊपर वाला फ्लोर को मारता है और फिर उसके बाद जैसे ही गाड़ी रुकता है तो ये सामने वाला फ्लोर का ऊपर में टच में जाके मारता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये पूरी फ्री फॉल बॉडी है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसके साथ फ्लोर के साथ में टच है, लेकिन इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के है। तो इसके ऊपर में हम लोग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दे सकते हैं कि जैसे बस रुका तो ये पूरी उठा के आगे की ओर जाके धड़ से मारेगा उसका ऊपर वाला सीलिंग पे। ये ऐसे अगर मान लो ये तो ऐसे करके ऊपर मारेगा, और अगर मान लो ये करते बस चला तो ऐसे करके पीछे की ओर मारेगा। सिमिलरली वो तो बकवास बात था, उसको हटाते हैं, अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका बॉडी है, अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था और नीचे वाला जो है इनर्शिया ऑफ मोशन पे था। तो क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ मोशन में इसलिए था क्योंकि ये जो फ्लोर है वो जैसी फ्लोर मोशन पे आता है तो हम लोग का जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि पैर है वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन पे आ जाता है। अपर पार्ट वाला जो बॉडी है वो स्टिल रिमेन रहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। तो जैसी गाड़ी स्टार्ट होता है तो ये हम लोग का इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये नीचे मोशन पे आ जाता है, तो हम लोग अपने ही जगह पे रह जाते हैं, लेकिन हम लोग का पैर थोड़ा सा आगे हो जाता है क्योंकि वो फ्लोर के साथ मोशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या होता है पीछे की ओर फेंकाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा गाइस।
वैसे ही अगर इसका दूसरा केस लिया जाए, फिर से वैसे ट्राई करते डायग्राम बनाने का, हिम्मत जब छुटा के, ये ऐसे किए थे, ये ऐसे बनाए थे, इसको थोड़ा आगे लिए थे, ये ऐसे बनाया, ठीक है, ये दो तो हाँ ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये करें सेकंड वाला केस में, तो गाइस यहाँ पे तुम लोग देखो, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो इनर्शिया ऑफ मोशन पे है। हाँ, अब बस का फ्लोर इस केस में क्या होता है ना कि ये सडनली रेस्ट पे चला जाता है, तो फ्लोर के साथ हम लोग का जो लोअर पार्ट ऑफ दी जो बॉडी है, लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडी है, वो क्या होता है कि वो उसके साथ में साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आ जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ जाता है। जैसे ये फ्लोर रुका, ये भी पूरा पूरी हम लोग को फील आता है कि चलो रुक गया है। जैसे ये रुक गया है, लेकिन हम लोग का जो अपर पार्ट है वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन पे आ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली गाड़ी जो मूव कर रहा है, तो वो उसके कारण वो भी एक मूवमेंट को फील करने लगता है, तो उस मोशन को वो अपना बॉडी को भी फील करने लगता है, इसलिए वो इनर्शिया ऑफ मोशन में रहता है। लेकिन नीचे वाला पार्ट जैसे ही वो रेस्ट पे आता है, क्योंकि ये फ्लोर से टच पे है, तो फ्लोर अगर रुकता है तो हम लोग का नीचे वाला पैर जो है वो भी रेस्ट पे आ जाता है। तो बस इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग का आगे वाला जो बॉडी है वो, मतलब जो हम लोग का जो बॉडी है वो आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है। क्यों? क्योंकि ये तो मोशन ही में रहता है, ये रुक गया है, तो हम लोग का ऊपर वाला पार्ट जो बॉडी है वो डेफिनेटली है कि भाई आगे की ओर गिरेगा। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है कि इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? सो अगर इसका क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि व्हेन अ पैसेंजर जम्प्स, अच्छा नहीं जम्प्स वाला नहीं, हाँ, when a running car stops suddenly the passenger tends to lean forward। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, रीजन यही है कि that a running car the whole body of the passenger is in the state of motion। पूरा बॉडी जो है वो मोशन में रहता है, ठीक, ये दोनों ही पार्ट ऑफ द बॉडी, ये नीचे फ्लोर के साथ टच में, ये ऊपर वाला, दोनों ही मोशन में। लेकिन जैसे ही कार सडनली स्टॉप होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द जो बॉडी है ना, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्योंकि वो कांटेक्ट इन द मतलब कार का कांटेक्ट के साथ, मतलब कार का फ्लोर के साथ में कांटेक्ट पे है, तो वो सडनली रेस्ट पे आता है, तो मेरा लोअर पार्ट जो है वो पूरा पूरी रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट है वो रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, एंड ड्यू टू दैट वो बॉडी आगे की ओर गिरता है। क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो गाइस यही था हम लोग का इनर्शिया और उसका फर्स्ट लॉ और मोशंस के बारे में जो हम लोग यहाँ पे